हेलो बच्चों। आज हमने विजडम सीरीज में एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है स्टोइसिज्म। बेसिकली धीरे धीरे हमारा ये प्रयास है, सिलेबस तो हमें पूरा करना ही है। सिलेबस के साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि ज्ञान के जितने भी विविध आयाम हो सकते हैं या फिर अपने सबसे बेहतर ढंग से सोचने का तरीका क्या हो सकता है, तो हमारा जो पूरा फोकस है वो पूरा का पूरा फोकस विजडम पे है, जिसे हम विवेक कहते हैं। ज्ञान होना किसी चीज का अलग है, उस ज्ञान का क्रियान्वयन करना वो और ज्यादा अलग चीज। लेकिन जब फैसले विवेक पर आधारित होते हैं तो ये प्रयास होता है कि गलतियां कम से कम हो। और जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है। एक तो है कि जब हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, वो दर्शन शास्त्र क्यों हो गया? क्योंकि जिन भी विचारकों ने, जिन भी लोगों ने अपनी बात एक दर्शन के तौर पर रखी, उनके विचारों का संकलन किया गया और उसको किताब में छापा गया। तो वो चीज हम दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में पढ़ते हैं और उसी से जुड़ा फिर एक हिस्सा हमारा मनोविज्ञान हो जाता है। और इससे भी ऊपर जब मन से परे जाने की बात होती है तो वहां पर फिर आपका अध्यात्म आएगा। जब तक आप मन का अध्ययन कर रहे हैं वो साइकोलॉजी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी से आप बहुत लिमिटेड एरिया तक पहुंच सकते हैं। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, वो आपको 360 डिग्री डायमेंशंस प्रोवाइड नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आप साइकोलॉजी से बस थोड़ी दूर तक जा पाएंगे। जबकि जब हम वही अध्यात्म की बात करने लगते हैं तो मन से परे का विज्ञान, बुद्धि से परे का विज्ञान, तो फिर वो वहां पर आपका स्पिरिचुअलिटी आ जाता है। और जब आप क्रियाकलाप से संबंधित, क्रिया से संबंधित हो जाते हैं, एक्शन से संबंधित होते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, वहां फिर आपका भक्ति आ जाता है। तो जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति का अपने जीवन को जीने का एक दर्शन होता है, भले ही वो उसे पता हो या ना पता हो। हर व्यक्ति के समाज में जीने का तरीका अलग होता है, क्योंकि जब हम समाज कहते हैं तो समाज का मतलब है कुछ ऐसी सीमाएं या कुछ ऐसी बाहरी लिमिटेशंस हमारे ऊपर इम्पोज किया जाना जिसके दायरे के भीतर रहना है। और वो जो दायरा है वो किससे तय होता है? वो संस्कृति से तय होता है, वो किसी भी कल्चर से तय होता है। अगर आप कल्चर की ही बात कर रहे हैं, जैसे खान पान संबंधी जो भी आदतें हैं वो आपकी किसके अकॉर्डिंग होगी? कल्चर के अकॉर्डिंग होगी। तो यही चीज अगर आप ऐसी जगह है जहां पर सी फूड ज्यादा खाते हैं तो वहां पर किसी सी फूड को खाना गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां का जो डेली रूटीन है, वहां की जो सोसाइटी है वो उसे जज नहीं करेगी कोई सी फूड खा रहा है, क्योंकि वहां पर अधिकांश जितना भी है मरीन रिसोर्सेस पे वहां की लाइफ ज्यादातर डिपेंड होती है। लेकिन ऐसी फील्ड जो मैदानी हिस्सा है, जो प्लेन हिस्सा है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति सी फूड खाए तो उसे लोग जज करेंगे। सोसाइटी जज क्यों करेगी? क्योंकि वो जो एरिया है वो प्लेन है, वहां पे ज्यादातर खेती होती है, वहां का जो कल्चर है वो डेवलप हुआ है किसके अकॉर्डिंग? आसपास जो प्लेन एरिया है, प्लेन के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है और वही उनकी धीरे धीरे कल्चर बना है। कल्चर के हिसाब से फिर सोसाइटी बन गई, सोसाइटी के हिसाब से वहां के रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। तो जनरली हमें लगता है कि कल्चर भी हमारा अपना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो कल्चर है वो जियोग्राफिकल एरिया से सीधे सीधे एसोसिएट होता है। जब आप यहाँ तक कि चाहे बौद्ध धर्म की बात करें या हिंदू धर्म की बात करें, वो एक एरिया में ही क्यों सीमित है? यहाँ तक कि हर ज्योग्राफिकल एरिया में जो भगवान की संकल्पना है वो भी बदलती चली जाती है। तो अभी हम भगवान के टॉपिक पे नहीं जा रहे कि ईश्वर क्या कैसे, लेकिन जो हमारा बेसिक कल्चर है, जो सोसाइटी है, वो हमारे ज्योग्राफिकल रीजन से डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर हम फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो हमारी फिलॉसफी भी कहीं ना कहीं हमारे जो भी हमारी संस्कृति है, जो हमारी समाज है, उसके अनुसार हमारी एक विचारधारा होगी, जो हमारे विचारों का पैटर्न है उसके अनुसार हमारा जो दर्शन है वो बनता है। तो जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो हर व्यक्ति का एक दर्शन है।
अब हम उसी को चारवाक भी कह सकते हैं, जैसे चारवाक दर्शन कहता है, वो भोगवाद की बात करेंगे एक हद तक। तो कहने का अर्थ ये है कि हर व्यक्ति का अपना जो भी दर्शन है, जिसके अनुसार वो जीवन जी रहा है, वो कहीं ना कहीं बाह्य आरोपित है। और जब वो आंतरिक आरोपित होने लगता है, उसको बेहतर बनाने के लिए फिर फिलोसोफर्स की फिलोसफी लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने जीवन को जीने का एक तरीका चुना, और वो मेरा एक तरह से दर्शन हो गया, लेकिन उस दर्शन के अनुसार वो सही क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सफलता नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं दर्शन गलत है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी उस व्यक्ति का दर्शन लेना जो मुझसे बेहतर हो। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो वहीं पर फिर फिलोसफर्स की भूमिका आती है। इसी कंटेक्स्ट में आपने सुना होगा स्टोइसिज्म, तो या स्टोइक फिलोसफी। ये एंशियंट फिलोसफी है जो लोगों को सिखाती है कि कैसे जीवन जीना है, कैसे हम अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। साथ ही जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, जो हमारा वर्च्यू है, वर्च्यू का मतलब हमेशा अपने हायर सेल्फ के अकॉर्डिंग बिहेव करना, मतलब जो लाइफ के सबसे हायर वैल्यूज हैं उनको अपने जीवन में उतारना और उनके अनुसार जीने का प्रयत्न करना। कभी कभी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे वैल्यू कॉम्प्रोमाइज क्यों हो गए। मान लीजिए अहिंसा एक वैल्यू आपने चुन ली, या मान लीजिए आपने कहा कि ये एक मूल्य है, अहिंसा पर ही चलना चाहिए, पर हालात और परिस्थिति ऐसे बने कि आपको हिंसा का सहारा लेना पड़ा, वो एक एक्सेप्शन हो जाएगा। पर इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, इन ब्रॉडर टर्म्स आपने अहिंसा को चुना क्योंकि जीवन का वो उच्च मूल्य था। फिर उसी तरह आप करेज को ले सकते हैं, सेक्रीफाइस को ले सकते हैं। अलग अलग जो मूल्य हैं उसमें वही है कि आप अपने वर्च्यू को चुनने का काम करते हैं। और एक अच्छा और शांत जीवन आप तभी जी सकते हैं जब आपका अपने दिमाग पर सही ढंग से कंट्रोल होगा। अपने दिमाग के साथ साथ जब आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से संभालना जानते होंगे, तब आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं। तो जितना हिस्सा आपके नियंत्रण में है उसे आपको पूरी तरह से कैप्चर करना है, जो हिस्सा आपके नियंत्रण से बाहर है उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना है। लेकिन लगातार कोशिश करते रहना है कि जो हिस्सा बाहर है उसको भी हम किसी ना किसी तरह नियंत्रण में लेकर के आएंगे। इनको फाउंड किया था 300 BCE में जेनो ऑफ सिटम। बेसिकली फिर एक सीरीज आई, धीरे धीरे अलग अलग फिलोसोफर्स इसमें आते गए, जुड़ते गए। हम उनके भी देखेंगे कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था इन कंटेक्स्ट ऑफ विजडम, क्योंकि ज्ञान काफी विस्तृत है और मेरा ये मानना है कि ज्ञान के अलग अलग स्तर को जानना चाहिए, सही से समझना चाहिए, उनकी परतों को देखना चाहिए, तभी हम जीवन बेहतर बना पाएंगे। हमारे पास जीवन एक ही है, तो ज्ञान का जो सर्वोच्च स्तर है वहां तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हर अलग अलग व्यक्ति के कहे गए कथनों को हम सही ढंग से देख पाए। जब भी हम बायस होके किसी के कथन को देखते हैं या बायस होके कोई भी प्रोसेस देखते हैं, तो ज्यादा चांसेस हैं कि जजमेंट्स ज्यादा होने लगेंगे। तो बायसनेस को कम करना जरूरी है। तो एक लेवल पर चीजें क्या है, इक्विलिब्रियम पर आने लग जाएंगी। उसी में सेनेका, मार्कस ऑरेलियस, एपिकेटस, इन सब के नाम आप अक्सर सुनते होंगे। मार्कस ऑरेलियस के जैसे कई आपको कोटेशंस मिलेंगे। तो वो कोटेशंस क्यों हैं कि लाइफ को भी एक बेटर वे में हम जीने का प्रयास कर सकें। तो धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी। कोर आइडिया इसका यही है, ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम वर्च्यू एंड विजडम। बेसिकली वही जो हम कहते हैं बुद्धि, बल, विद्या, विवेक। जब आप इनके साथ चलेंगे तो आपका जीवन अपने आप बेहतर होने लगेगा। इसके अलावा जो हमारा एक्सटर्नल वेल्थ है, फेम है और प्लेजर है, तो ये चीजें क्या है, जो भी एक्सटर्नल एस्पेक्ट है वो आपको ट्रू सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं दे सकती।
वो आपको एक मोमेंट्री लेवल पर एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी, पर लॉन्ग टर्म्स में सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। लॉन्ग टर्म में सेटिस्फैक्शन आपको क्या देंगे? आपके वैल्यू सिस्टम और आपके जो काम करने का तरीका है, या फिर साधारण भाषा में बुद्धि बल विद्या विवेक, वही आपको लंबे समय में खुशी देने में सक्षम है। और जितना ज्यादा आप इधर की तरफ जाएंगे, जो भी एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपको मिलता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सटर्नल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन एक लेवल तक। वो अगर मान लीजिए 0 से 100 के स्केल में रखा जाए तो 0 से 50 तक तो ठीक रहेगा, पर 50 से 100 आपको नहीं पहुंचने देगा। 50 से 100 आपको आपका विजडम ही लेकर के जा सकता है, नॉलेज लेकर के जा सकता है, बुद्धि बल विद्या विवेक लेकर के जा सकता है, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? हमेशा उस चीज पर ध्यान रखिए जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम माइक्रो से मैक्रो पढ़ाते हैं क्लास में, तो माइक्रो से मैक्रो में ये दिक्कत हो जाती है कि आपने कहा एक घर को संभालना, ठीक उसी तरह एक देश को देखिए। घर और देश की अगर तुलना की जाए, अगर एक घर की स्थिति खराब होगी तो उसके लिए मुखिया जिम्मेदार, और देश की स्थिति खराब होगी तो भी मुखिया जिम्मेदार। अब ऐसी स्थिति में निर्भर करता है कि आपदा का स्तर कितना है। अगर आपदा है, या तो उसे अवसर में बदलिए, या उस आपदा के साथ आप खत्म हो जाइए। तो अगर आप सही फैसले और सही ढंग से चीजों को देख के आगे सरवाइव कर पाते हैं, उससे निकल पाते हैं, नेविगेट कर पाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ नया और बेहतर कर पाएंगे। और अगर आप उससे आगे नहीं जा पाते, तो फिर वो चाहे माइक्रो कंटेक्स्ट हो या मैक्रो कंटेक्स्ट हो, नुकसान होगा। जैसे जब कोविड आया, तो वो पूरी की पूरी समस्या देश के सामने थी, तो अल्टीमेटली लोगों का डिसीजन मेकिंग में कितना प्रेशर रहा होगा, क्योंकि हर दिन कुछ लोग मर रहे थे और डेथ सबसे पीक लेवल है। तो जब वहां तक लोग थे तो किस लेवल पे लोगों ने चीजों को संभाला होगा, ये एक सवाल आता है। ठीक उसी तरह जब हम घर के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो डिपेंड करता है कि जो भी मुखिया है या जो भी बड़ा व्यक्ति है वो किस तरह से फैसले लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो भी बाहरी चीजें हैं आप उनको सही ढंग से देख करके एक्सेप्ट करें कि उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। केवल आंतरिक परिस्थिति आपके हाथ में है। वो क्या है? आपके थॉट्स कैसे हैं। क्योंकि जैसे ही कोई व्यक्ति बुरे समय में इंटर करता है, वो सबसे पहले नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अगर सिचुएशन वर्स हो चुकी है, तो अब एक ही रास्ता है कि सामने आइए बैटलफील्ड में और लड़ना शुरू करिए, क्योंकि उसका फिर आपके डैमेजेस होंगे, कोई डाउट नहीं, आपको लॉस होगा, कोई डाउट नहीं, लेकिन शांत बैठ के भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर शांत होके आपको आपदा से निपटना है, मतलब आपदा के साथ आप ही निपट जाएं, तो इससे बेहतर है कि आप खड़े होइए और अपने हिस्से की लड़ाई आप पूरी लड़िए। तो एटलीस्ट क्या होगा कि आपके पास एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि जिस समय चीजें अपोजिट डायरेक्शन में थी, उस समय भी हमने अपने करेज के साथ लड़ने की कोशिश की। तो पहली चीज इस पूरी लड़ाई के, कहते हैं ना, रणभूमि से पहले मनोभूमि में युद्ध को जीता जाता है। तो अपने पहली चीज थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स दोनों होंगे, आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे लेने वाले हैं इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि लोग आपको परेशान भी करेंगे, आपको पीछे भी खींचेंगे, आपको बुरा भी बोलेंगे, आप पे ताने भी कसेंगे, और मौका मिलेगा तो वो आपसे काम कराने भी आएंगे। तो ये सारी चीजें साइमल्टेनियस लाइफ में देखने को मिलती है। इसका सिंपल सा क्या पर्पस है कि आप अपने थॉट्स को पहले तो कंट्रोल करना सीखिए। क्योंकि अगर थॉट आपके नेगेटिव गए और आप नेगेटिव के हिसाब से काम करने लगे या रेस्पॉन्ड करने लगे, तो सिचुएशन एक वर्स स्टेट में आ जाएगी। उसके बाद है चॉइसेस। क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन में नेविगेट कर रहे हैं, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि किन चीजों को, किन रास्तों को, किन हालातों को, किन परिस्थितियों को, किन व्यक्तियों को आप हाँ कर रहे हैं और किन्हें ना कर रहे हैं। तो आपको अपनी चॉइस को लेके बड़ा प्रिसाइज होना होगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप सामने वाले को अपनी चॉइसेस एक्सप्लेन कभी ना करें। आपने जो चूज किया है, दैट्स इट, फाइन। अगेन एक्शंस, क्योंकि अब आपके वही बात है कि अगर आपके थॉट्स ठीक नहीं है, थॉट्स गड़बड़ हैं,
तो गड़बड़ इन द सेंस नेगेटिव है, तो जो अब आपके एक्शंस होंगे वो उसके अकॉर्डिंग होने लगेंगे। इसी में फिर आपका काम आता है बुद्धि, बल, विद्या, विवेक। बेसिकली आपके पास विजडम है तो आपके एक्शंस बहुत चुने हुए होंगे, और अगर एक्शंस चुने हुए नहीं होंगे तो लोग आपको बड़ी इजीली कंफ्यूज करेंगे। फिर वही चीज है कि आपको थॉट की जरूरत पड़ेगी। अगर सही थॉट है तो सही ढंग से नेविगेट करके आप आगे निकल जाएंगे। एक्सेप्ट करिए कि आप जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो जो चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसमें पहली चीज है दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। इन टर्म्स ऑफ कुछ जगहों पे जहां दो लोग अटैच हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप या इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वहां तो फिर आपको जरूरी है। आप बिजनेस में किसी के साथ कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कंट्रोल ना करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इन नॉर्मल सिचुएशन ऑफ लाइफ दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। उनका बिहेवियर, उनके एक्शन, उनके थॉट, उनके चॉइसेस उनके अकॉर्डिंग है। उन्हें आप अपने ऊपर जब भी इम्पोज करेंगे तो आप अपने आप को ही प्रेशराइज करेंगे और एक लेवल पे स्ट्रेस पर जाएंगे। दूसरा, अपनी किस्मत के बारे में या डेस्टिनी के बारे में सोचना बंद कर दें, अपने भी और दूसरे के भी। क्योंकि जो भी सिचुएशन है उसमें आप सिर्फ नेविगेट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डेस्टिनेशन तक जाएंगे, लेकिन अपने आप को जब आप फाइनल रिजल्ट से बांध लेंगे तो आपका पूरा ध्यान सामने की चीजों से हट जाएगा और आप वापस से वहां पहुंचने के लिए पैनिक करने लगेंगे। तो ज्यादा बेटर सिचुएशन है कि जो भी आपकी डेस्टिनी है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, और डे टू डे लेवल में आपके थॉट क्या है, चॉइस क्या है, एक्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते चले जाइए। फाइनल कंक्लूजन जो होगा फिर वो तब का तब देखिए, क्योंकि फाइनल कंक्लूजन आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आपके रास्ते कैसे बनेंगे, क्या सिचुएशंस होगी, कहाँ आपको टर्न आउट करना पड़ेगा, ये चीजें आपको नहीं पता। उसके बाद एक्सटर्नल इवेंट्स की बात किया, जो भी आपके आसपास जो बाहरी चीजें हैं जो लगातार चेंज करती हैं, प्रेशराइज करती हैं, परेशान करती हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम ये कोशिश करते हैं कि हम डेस्टिनेशन तक जाएं इन 90% चांसेस, लेकिन डिपेंड करता है कि रास्ते कैसे होने वाले हैं। अगर आप सीधे डेस्टिनेशन में जाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बीच की जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप खराब हो जाएंगी। तो बेटर है कि प्रोसेस फॉलो करें, ना कि डेस्टिनी के बारे में सोचें। और अगर डेस्टिनी में कोई चीज़ है तो फिर वो आपके हिस्से आएगी। इमोशंस आपके आधे से ज़्यादा रन करते हैं किसी भी चीज़ के जजमेंट से। जब आप बार बार जजमेंट देंगे अपना किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, सिचुएशन इन द कंटेक्स्ट मान लीजिए कि कोई सिचुएशन बहुत वर्स है और आप बार बार कह रहे हैं कि इस इंसान की वजह से गलत हुआ, ये इंसान मुझे चोट पहुंचा रहा है, इसने मेरे लिए ये कर दिया। जब भी आप अपने को सेंटर मान के अपने आसपास की चीजों को देखते रहेंगे तब तक आप हमेशा विक्टिम मेंटालिटी के साथ जिएंगे। और जब आप एक बार इस मकाम पर आकर के खड़े हो जाएं कि जो है सो है, क्योंकि वही हमने कहा कि एक्सटर्नल इवेंट्स हम नहीं कंट्रोल कर सकते। अब आप आकर के खड़े हो गए हैं कि जो सिचुएशन है उसको फेस करेंगे, उसको डील करेंगे, रादर देन जजमेंट, रादर देन बार बार उस चीज को सोचना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। उस चीज को सोचने की बजाय, अपने ही जजमेंट प्रोसेस को बढ़ाने की बजाय, अपने को इमोशनली और फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली ड्रेन करने की बजाय सिर्फ ये देखा जाए कि ये सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आएगी, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। हमेशा अपनी तर्क क्षमता के साथ चलें, क्योंकि तर्क कभी भी आपको गलत दिशा पर नहीं लेकर के जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको दिखा रहा है कि हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं, बट इन एक्शन, इन रियलिटी वो किसी भी तरह के सामने से आपको इनपुट्स नहीं दे रहा है, तो वो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो पॉसिबिलिटीज है कि सबकी सब गलत चली जाएंगी। तो हमेशा अपना तर्क साथ रखिए कि आप किसी से कोई चीज है तो वो एक्शंस में दिखेगी, अगर वो एक्शंस में नहीं दिख रही तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है लार्जर टर्म्स में। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि अगर कोई दिखा रहा है मदद करना या वो वास्तविकता में आपके साथ है, ये आपको कंफर्म करना जरूरी होगा लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन, डिसिप्लिन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट,
लगातार रिफ्लेक्शन मेथड इसलिए काम आता है कि इसकी पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। कोई इंसिडेंट हुआ या लाइफ में कुछ आपके थोड़ा बहुत जो भी घटित हुआ या जैसी भी परिस्थितियां बनी, तो आप उन्हें रिफ्लेक्शन के माध्यम से थोड़ा समझ सकते हैं, अपनी गलतियों को फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसी थी, मेरी तरफ से ये गलती हुई, तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मेरी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक है रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन को ना रोका जाए तो फिर वो ओवर थिंकिंग भी बन सकता है। तो रिफ्लेक्शन एक लेवल तक ठीक है, उसका पॉजिटिव साइड जब तक आपके साथ है ठीक है, अगर नेगेटिव साइड एक्टिवेट होता है तो उससे फिर दिक्कत होने लगेगी। अब सवाल ये आता है कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमको ये एक इमोशनल लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। वो इस ढंग से कि किसी भी तरह का आपका स्ट्रेस हो, क्रिटिसिज्म हो, लॉस हो, तो आपको एक लेवल पर जब चीजें पता चल गई कि इतनी ही चीजें मेरे कंट्रोल की थी, इसके बाद की मेरे कंट्रोल में नहीं थी, तो फिर धीरे धीरे आप चीजों पे स्ट्रेस लेना कम कर देते हैं। अब अगर कोई आपसे दूर बैठ के कोई रोज आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ट्रोल कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, एक लेवल तक आप अपने स्ट्रेस पे आएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एक एक्सटर्नल सिचुएशन है जहां पर्सन ही वैसा है या फिर उसकी लाइफ में कोई काम नहीं है, तो वो आपको लगातार परेशान कर रहा है। तो वहां जब आप उस लेवल पर चले जाएंगे तो फिर चीजें आपको परेशान नहीं करेंगी। मेन डिफरेंस जहां समझ में आएगा, तो आपका जो इमोशनल लेवल है वो अपने आप, अवेयरनेस का लेवल है वो बढ़ जाएगा। रैशनल डिसीजन मेकिंग, अगेन वही बात कहूंगा कि हमेशा अपने आप को तर्क से लेकर के चलिए। कोई क्या प्रेजेंट कर रहा है या खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों से फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा अपने तर्क को आगे रखिए, अपने आप से ये देख करके चलिए कि किस हिसाब से चीजें बैलेंस होंगी, और जब भी आप तर्क से लेकर के चलेंगे तो कहीं पे भी चीजें पॉसिबिलिटी है गलत नहीं होगी, क्योंकि जो भी आपके डिसीजन होंगे उस डिसीजन के पीछे कोई ना कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के एक्सेप्टेंस के पीछे आपका कोई ना कोई मोटिव होगा, एजेंडा होगा। क्योंकि हर पर्सन यहाँ पे एज अ सोसाइटी सबके पास अपने अपने एजेंडा हैं, तो आप अपने आप को जब क्लियर माइंडसेट से जाएंगे तो आप उन चीजों में नहीं अटकेंगे। लेकिन अगर आप मल्टीपल डायमेंशन में किसी चीज को देख रहे हैं और गलत ढंग से लेकर के चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आप फंसेंगे, मतलब कहीं ना कहीं आपके जीवन में उलझाव देखने को मिलेगा। तो रैशनल माइंडसेट क्या है? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसकी मुझे जरूरत है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। जब आप रैशनल माइंडसेट से हैं कि ये चीज मेरे जीवन में काम की है भी या नहीं है, मतलब मैं क्यों ऐड ऑन कर रहा हूँ, या इस सिचुएशन से निकलने में ये जो एक्शन, ये जो स्टेप मैं लेने वाला हूँ, इस पूरी सिचुएशन से निकलने में मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा। तो हमेशा जब आप रैशनल डिसीजन से चलेंगे तो आपके जो भी स्टेप्स हैं वो एकदम सही जाएंगे, क्योंकि आपके पास हर काम को करने की एक सही वजह होगी। और जब रैशनैलिटी से चीजें मैच ना करें तो फिर वहां से चीजों को चेंज किया जा सकता है। सेल्फ मास्टरी, अपने वही बात है कि जो भी इमोशनल और इम्पल्सिव एक्शंस हैं उनको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगेन वही बात है कि आपके पास एक नेगेटिव थॉट आया, आपने बिना सिचुएशन को समझे इम्पल्सिवली रिएक्ट किया, और लास्टली क्या होगा, वो आपको बैकफायर करेगा या आप ही को लॉस क्रिएट करने का काम करेगा। इनर पीस, अपने एटीट्यूड को लगातार रिफ्लेक्ट करते रहें, लगातार ठीक करते रहें। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक बार आपने किसी चीज को सीख लिया तो आप हर बार के लिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार हो गए, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में कितनी भी कोशिश करिए, हर बार एक अलग सिचुएशन होती है, और कई बार सिमिलर सिचुएशन भी हो और डिसीजंस आपके अलग हो जाते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि थ्रू आउट द होल जर्नी जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है, उससे निपटने के लिए आप किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं और कैसे उससे बाहर आते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं कि ये किस लेवल पर हमारे लिए रेलिवेंट है, तो धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे कि सीबीटी क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सिंपली जो बेसिकली जब साइकोलॉजिकली पढ़ने, सॉरी साइकोलॉजी पढ़ने का जो बेसिक पर्पस था, वो किसी को हील करना था, किसी को ठीक करना था, उसको उसकी लाइफ के डिप्रेशन से, ट्रॉमा से या किसी भी बुरी कंडीशन से निकाल करके वापस लाना था या उसे अपलिफ्ट करना था।
बेसिक पर्पस इसका वही है, उसके लिए फिर अलग अलग थेरेपीज यूज की जाती हैं, उसमें ये भी एक हिस्सा है। क्योंकि कई बार लोगों को ये पता नहीं चलता कि जो लाइफ के जो इंसिडेंसेस उनके साथ होते हैं उसकी वजह से कई बार वो बीमार रहने लगते हैं, वो ये बात नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन उनकी लाइफ का जो कोर रीजन होता है वो वही होता है, और ये चीज वो समझ नहीं पाते। और क्योंकि लाइफ में टाइम नहीं मिलता बैठ के चीजों को रिफ्लेक्ट करने का, डीपली समझने का, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चीज आगे बढ़ती और चली जाती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, जितनी भी हमने बात की, जब भी सिचुएशन साइकोलॉजिकल होगी या किसी भी और कंटेक्स्ट में होगी, तो जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, वो सीधे आपको फिजिकल लेवल पर इम्पैक्ट करता है, और पॉसिबिलिटी है कि आपके पास किसी तरह की बीमारी वहां से शुरू हो जाए। लोगों की ज्यादातर स्ट्रेस से, पीपी जैसे, जब स्ट्रेस लगभग ज्यादा रहता है, प्रेशर ज्यादा रहता है, वहीं से लोगों को फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है, या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं, और बॉडी साइकोसोमेटिक है तो तुरंत वहां से चीजें बिगड़ने लगती हैं। तो हमें कभी कभी कोर को आइडेंटिफाई करना होता है, और कोर को आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड जो भी हमारे थॉट और इमोशंस हैं उनको प्रॉपरली करेक्ट करके, समझ के, अपना मेन जो लाइफ का कोर है उसको टर्न किया जा सकता है। सिंपल वे में अपने थॉट्स और इमोशंस को सही ढंग से समझ के, प्रॉपर रिफ्लेक्शन में समझने के बाद उसे अपनी सिचुएशन से डायरेक्टली अटैच करके चेंज किया जा सकता है, जिससे कि आपको लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट का रास्ता मिलेगा। तो उसके लिए सीबीटी थेरेपी में भी ये काम आता है। बेसिकली अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, थ्रू आउट द लाइफ सारे कॉन्फ्लिक्ट किसके हैं? हमारे थॉट के, हमारे इमोशंस के। यही तो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। अगर आप पूछिए दो लोग क्यों लड़ रहे हैं, आप देखेंगे मूर्खों का जीवन आसान है, अनपढ़ लोगों का जीवन आसान है, पशुओं का जीवन आसान है, पर पढ़े लिखे व्यक्ति का जीवन सबसे खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि उसके पास एक अननेसेसरी वर्ल्ड उसने क्रिएट कर लिया है। जैसे अगर कोई कहे फेम, आप फेम को देख नहीं सकते, आप रिस्पेक्ट को देख नहीं सकते। वो आपको कैसे पता चलता है? थ्रू एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब आपके सामने 100,000 10,000 लोग खड़े होते हैं तो आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन से पता चलती हैं चीजें कि हाँ मेरे पास ये चीज है। पर अगर मैं कहूँ कि कोई कहे कि लोग मेरा सम्मान करते हैं, दिखाइए कहाँ करते हैं? सम्मान है लेकिन कहाँ करते हैं? इट्स इन योर हेड। फेम है, इट्स इन योर हेड। तो वो चीजें एक्सटर्नल वैलिडेशन से आ रही हैं। तो जब तक जो भी चीजें एक्सटर्नली सीख की जा रही हैं, अगर आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आप खुद को लंबे समय में नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, वो चीज अगर किसी के पास है वो एक एक्सटर्नल एस्पेक्ट है, लेकिन वो आपके कंट्रोल का एस्पेक्ट नहीं है। ये चीज पता होनी चाहिए। इंटरनल एस्पेक्ट अपने कंट्रोल में हमेशा रहता है। और ठीक इसी तरह जब आप कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, ये तो एक सोसाइटल और वैलिडेशन का एस्पेक्ट हो गया। एक एस्पेक्ट ये है कि आधे से ज्यादा लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट में हैं? उनके अपने कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उससे ही वो बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर उनका अपना एक थॉट प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस से वो बाईपास ही नहीं कर पा रहे। तो वो किसी एक जगह अटक गए हैं और उसी में कॉन्फ्लिक्ट वो लगातार खेल रहे हैं, या लगातार उस चीज में फंसे हुए हैं, खुद भी फंसे हैं। जिससे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे वो भी व्यक्ति वहां पर फंसेगा, क्योंकि आप अकेले तो हैं। तो जितना भी सोसाइटी की जो लड़ाई है वो किस पर निर्भर कर रही है? विचार पर। ये मेरा, ये तेरा, ये संस्कृति मेरी, ये तेरी, ये धर्म मेरा, ये तेरा। तो जितने भी क्लासिफिकेशंस हैं वो सारे क्लासिफिकेशंस एट द एंड ऑफ द डे कंट्राडिक्शन में आते हैं, और वहीं से लड़ाई होती है। और वही सबके जीवन की प्रॉब्लम है। लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि थिंकिंग प्रोसेस आपका गलत हुआ, तो जैसे गलत हुआ आपके इमोशंस गलत गए, थॉट्स और इमोशंस गलत हुए, आपके इंपल्सेस गलत हो गए, और आपके सारे एक्शंस गलत होने लग गए। उसके साथ पता चला आपने कॉन्फ्लिक्ट पाल लिया। तो कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं था लेकिन वहां पे भी आपने बना लिया। अगेन जैसे हमने कोविड का उदाहरण दिया क्लास के शुरू में, तो लीडरशिप एंड सक्सेस, बेसिकली वही बात आती है कि अंडर प्रेशर कितना सही डिसीजन लिया जा सकता है। नॉर्मल सिचुएशन में हर आदमी सही डिसीजन ले सकता है, लेकिन जब आप अंडर प्रेशर हैं और किस तरह के डिसीजन लेते हैं तब मैटर करता है। तो जो भी शीर्ष पदों पर बैठे लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह का डिसीजन लिया जब वो स्ट्रेस में थे, उसी से पता चलता है कि उनके सोचने के क्या पैटर्न्स हैं।
तीसरा है पर्सनल ग्रोथ। अगेन वही है कि आप कुछ चीज़ों को लिख के समझते हैं, अपने बेसिकली मतलब इतना है कि अपने थॉट्स इमोशंस के बारे में आप अवेयर हो। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में अवेयर होंगे उतने कॉन्फ्लिक्ट्स आप कम कर पाएंगे। एक आपकी बॉडी और माइंड की बेसिक हैंडलिंग है जो वो जैसे काम करता है। दूसरा ये है कि आप जिस तरह के एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट आने लगेगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपके माइंड को एक लेवल पे पता है कि ठीक है मीठा नहीं खाना, लेकिन आपकी बॉडी में क्रेविंग हो रही है और आप खा ले रहे हैं और आप एक्सेस अमाउंट में खा ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली फिर आपको नुकसान करेगा। तो अब आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को क्लियर करना है, अपनी इम्पल्सेस को समझना है, चीज़ों को बदलना है, तभी आपको जीवन में बदलाव दिखेगा। बेसिकली वही है कि हमें अपने वैल्यू सिस्टम में डिजायर्स को पीछे रखना चाहिए और डिजायर्स की वजह से अपनी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पल्सिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने देना चाहिए। ग्लोबल रेलिवेंस, इम्पल्स का वही मतलब है, जब इम्पल्सिव का मतलब है कि पता चला आपके सामने कुछ रखा है मीठा, आपको पता है नहीं खाना लेकिन आपने ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया, तो अब वो चीज लंबे समय में आपको नुकसान कर सकती है। उसके बाद है ग्लोबल रेलिवेंस। अगेन क्योंकि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर लगातार अनसर्टेनिटी रहती है। अनसर्टेनिटी का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से डील करने में अब सक्षम हो गए हैं कि जहां आपको नहीं पता कि अगले घंटे क्या होगा, अगले मिनट क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, साल क्या होगा। जनरली महीने साल तो लोगों को नहीं पता होते, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में चीजें बहुत बैलेंस होती हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम्स है और आप अनसर्टेनिटी में है जहां आपको नहीं पता कि हर घंटे आपके साथ क्या हो जाएगा, अगर आप वहां भी चीजों को डील कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप स्टोइसिज्म फिलॉसफी को ठीक से समझ गए कि आपको एक लेवल तक इंटरनल एलिमेंट को कंट्रोल करना है, एक्सटर्नल एलिमेंट को हटा देना है क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। लास्टली सिर्फ उतना ही है कि आपको अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करने की बजाय अपने वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अपना जो भी आप एक फिलॉसफी लेकर के चल रहे हैं उसे रिकरेक्ट करके एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन के साथ, जर्नलिंग के साथ अपनी लाइफ में उन एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करना जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, उन एस्पेक्ट्स को छोड़ देना जो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, और लगातार इस संघर्ष में रहना कि जब तक परिस्थिति बदल नहीं जाएगी हम मानेंगे नहीं। तो या तो परिस्थिति खत्म होगी या हम खत्म होंगे। संघर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थिति नहीं खत्म हो रही तो अब हम नहीं कर पाएंगे। दो ही बात होनी चाहिए, या तो परिस्थिति खत्म होगी या हम खत्म होंगे, बीच में रुकने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग देश में चाहे क्रांतिकारी रहे हों वो इसी तरह के हाई मॉरल वैल्यू या सेल्फ को लेकर के चल रहे थे। उनका सिंपल सा रीजन है, चाहे वो आप भगत सिंह को देख लें, बटुकेश्वर दत्त को देख लें, ऊधम सिंह को देख लें, चंद्रशेखर आजाद को देख लें, उन्हें पता था कि उन्हें ये पता था कि एक्सटर्नल सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आएगी। लेकिन आज भी हम उनके नाम क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय जो लेवल ऑफ करेज शो किया उससे पता चला था आज अगर आपको असेंबली जाना है तो आप नहीं जा सकते जब तक आपके पास प्रॉपर परमिशन ना हो। लेकिन उस ड्यूरेशन में सीधे असेंबली चले जाना जब आपको पता हो कि सरकार अपनी क्या अंग्रेजों की सरकार थी, आज तो आपके पास फिर भी लोकतंत्र है, एक पूरा सिस्टम है, आपके पास जुडिशियल मैकेनिज्म है, लेकिन उस समय सीधे चले जाना ये जानते हुए कि कोई संभावना नहीं है कि आप वहां से बचेंगे। तो वो जो लेवल ऑफ करेज था वो कहाँ से आ रहा था, उसका रीजन वही था कि जब आप एक हायर सेल्फ से अपने को डील करने लगेंगे तो फिर चीजें बदल जाएंगी। तो या तो परिस्थिति बदल जाए या फिर आप तब तक काम करेंगे जब तक कि आप खुद खत्म ना हो जाए। मतलब या तो परिस्थिति खत्म होगी या खुद खत्म हो जाएगी, बीच का रास्ता होना नहीं चाहिए। तो अपने जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, इंटरनल फैक्टर्स पे काम किया जाए और जो भी बेस्ट रिजल्ट है वो सीख करने की कोशिश किया जाए। यही आज का मेरा मैसेज है और यही स्टोइसिज्म फिलॉसफी है। धीरे धीरे हम अलग अलग लोगों को देखेंगे कि उन्होंने अपने थॉट्स किस तरह से दिए, उनके विजडम क्या थे, और इस हिसाब से हम धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।